हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का ऑनलाइन सिक्स्थ लेक्चर है, जिसमें आज हम जो हमारा टॉपिक है वो है सीक्वेंस। सीक्वेंस चूँकि हमने अगर आपको याद हो, आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम भी पढ़ रहे हैं, उसमें सीक्वेंस या सीक्वेंशियल या लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ते हैं। तो सीक्वेंस बेसिकली उसी से रिलेटेड है, एक टॉपिक है जो कि हम मैथमेटिक्स में इसको पढ़ेंगे, एक मैथमेटिकल ओवरव्यू इसका लेंगे। इसके लिए हम इसके कुछ एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, यानी कुछ क्वेश्चंस होंगे जिससे हम ये सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे जनरल या एक्सप्लिसिट फार्मूलाज हम यूज करेंगे, जिसमें हम जिसके जरिए हम एक सीक्वेंशियल एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सीक्वेंस आपने देखा होगा कि आपके पास जो एरे है वो एक सीक्वेंशियल या लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें एक सीक्वेंस में डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो सेम वही चीज यहाँ पे हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि इसी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को ही, जैसे मैंने बताया था, कंप्यूटर के जो डेवलपमेंट है, उसकी जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसमें यूज किया गया है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर को। उसी से ही आपका प्रोसेसर, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट बनाया गया था। तो इसी चीज को हम ये वन बाय वन इसी चीजों को हम पढ़ रहे हैं। उसी इसी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में हम उसी जो लॉजिक है, जो अरिथमेटिक है, जो कंप्यूटर के लिए यूज किया गया है, उसी का टच यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं और इसी को हम सीख रहे हैं डिफरेंट मैथमेटिकल इक्वेशन या फार्मूलास के जरिए। तो इस आज की जो हमारे टॉपिक्स की जो समरी है, इस सेक्शन की जो समरी है, जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, उसमें हम सबसे पहले सीक्वेंस देखेंगे, उसके कुछ एग्जांपल देखेंगे, देन उसके बाद हम अरिथमेटिक सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे, यानी अरिथमेटिक पोर्शन कैसे जनरेट किया जाता है। इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहा जाता है, एक प्रोग्रेस हो रहा होता है अरिथमेटिकली। उसके बाद एक जियोमेट्रिक सीक्वेंस है या जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन भी इसे कहा जाता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे। तो ये हमारा ऐसा समझिए कि वीक 8 का हमारा कोर्स है, और इसके बाद तो आई होप हमारा मिड अरेंज होगा, और अभी तक डिसाइड नहीं है, तो जब डिसाइड हो जाएगा। लेकिन ये आपको बता दूं कि ये हमारा वीक 8 का कोर्स आज कंप्लीट होगा। उसके बाद 9 10 आगे जो है वो फिर हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा ये वीक 8 तक का कोर्स है, सीक्वेंस तक। जितना भी हमने पहले पढ़ा वो और प्लस ये, यानी क्लास से में जो भी हमने स्टार्ट किया क्लास से, उसके बाद ऑनलाइन लेक्चर हमने लिए, उसके बाद आज हमारा वीक 8 है, और 8th वीक के बाद हमारा मिड होता है अमूमन, जो हमारे सिलेबस में है। तो लेट्स सी, हम देखेंगे कि इसके बाद यूनिवर्सिटी क्या डिसाइड करती है, तो उसके मुताबिक हम फिर आपका मिड अरेंज करेंगे। ठीक है जी। तो आपने ये जहन में रखना है कि ये हमारा वीक 8 आज का कंप्लीट होगा इस लेक्चर के बाद। सबसे पहले सीक्वेंस, व्हाट इज सीक्वेंस? तो बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल सी एक डेफिनेशन है इसकी। सीक्वेंस किसे कहते हैं? अ सीक्वेंस इज a sequence is just a list of element usually written in a row। ठीक है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को जब हम एक रो में लिखते हैं तो इसको हम सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट होते हैं यूजुअली रिटन इन ए रो, एक रो में यानी सीध में, रो फॉर्म में, सीध में, एक सीक्वेंस में। जब हम किसी एलिमेंट्स को लिखते हैं, लिस्ट करते हैं, इन लिस्ट करते हैं, तो इसको हम सीक्वेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये एक रो में लिखा गया है कि 1, 2, 3, 4, एंड सो ऑन। ठीक है जी। इसी तरह 4, 8, 12, 16, 20। अब ये कुछ आपको एक सीक्वेंस में नजर आ रहा है, एक सीक्वेंस में आ रही है वैल्यू। यहाँ पे अगर दूसरे में देखें तो एक सीक्वेंस में वैल्यू आ रही है, यानी दो दो का गैप मल्टीप्लाई हुआ पड़ा है इसमें। ठीक है, या फोर फोर का गैप है इसमें, यानी 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8 बनेगा, 8 में 4 ऐड करेंगे 12 बनेगा, 12 में 4 ऐड करेंगे 16 बनेगा, 16 में 4 ऐड करेंगे 20 बनेगा, एंड सो ऑन। तो एक सीक्वेंस है जो एक रो में लिखी गई है एलिमेंट्स की, इसको हम कहते हैं सीक्वेंस। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, सीक्वेंस क्या है? अ सीक्वेंस is just a list of elements usually written in a row।
द सिंबल डैश 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 या डॉट डॉट डॉट, डैश तो नहीं कह सकते लेकिन डॉट इसको कह सकते हैं। द सिंबल डॉट डॉट डॉट, ये डॉट जो आपको नजर आ रहे हैं इनको कहते हैं इलिप्सेस, इलिप्सिस, ठीक है। इस कॉल्ड इलिप्सिस, ये हमेशा डाली जाती हैं जब भी आप उसको सो फोर्थ ऑनवर्ड उसको इनफाइनाइट करते हैं। जब भी आपको इनफाइनाइट यूज करना है तो आप उसके बाद ये डाल दें। जैसे कि किसी नेचुरल नंबर को डालते हैं तो फिर भी इसको डाल दें, तो होल नंबर यूज करते हैं तो सारे तो नहीं लिख सकते, तो इसमें डैश 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 हम डाल देते हैं अप टू सो ऑन। तो इसको कहते हैं सिंबल इज डॉट 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 इज कॉल्ड एलिप्सिस, रीड एज एंड सो फोर्थ। हम कहते हैं ना एंड सो फोर्थ, 1 2 3 4 5 एंड सो फोर्थ, एंड सो फोर्थ, यहाँ पे इन डॉट डॉट्स की जगह हम बोलते हैं। इसी तरह 4 8 12 16 20 एंड सो फोर्थ, ठीक है जी। तो एंड सो फोर्थ ये पूरा का पूरा जो है आपके पास ये यहाँ पे इन डॉट्स की जगह पे यूज किया जाता है, ठीक है जी। इन डॉट्स की जगह पे यूज किया जाता है इसको। नोटेशन, अब इसको इसकी कुछ नोटेशन यूज की जाती है जिन्हें हम फिर कुछ नाम देते हैं, ठीक है जी। यानी इनकी जो पोजीशन है ऊपर वेट है, वो कोई वेट यहाँ पे यूज किया जाता है जिसके लिए फिर हम उससे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसके लिए एक नोटेशन यूज की जाती है। वी यूज द नोटेशन ए ऑफ एन, ठीक है जी, ए ऑफ एन टू डिनोट द इमेज ऑफ इंटीजर एन, ठीक है जी। किसी भी इंटीजर यानी ये जो इंटीजर है इसकी एक इमेज होगी, जैसे ये आपको नीचे एग्जांपल दी भी गई हुई है। एंड कॉल इट अ टर्म ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, इनको टर्म ऑफ सीक्वेंस कहा जाता है। दैट इज A1 A2 A3 A4 up to so on up to AN represent the terms of a sequence, ठीक है। किसी भी सीक्वेंस की कितनी टर्म्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जैसे नजर आ रहा है 1 2 3 4 5 अप टू एन, एन टर्म्स हैं, ए ऑफ एन टर्म्स है। यानी ये इसके इमेजेस हैं नीचे, ठीक है। ये उसके ऊपर उसकी वेट है। A1 का इमेज 1 है, ठीक है, ये। इसी तरह A2 का इमेज 2 है, इसी तरह A3 का इमेज 3 है, A4 का इमेज 4 रिप्रेजेंट करता है और AN रिप्रेजेंट करता है nth नंबर, ठीक है जी। तो इनको कहते हैं टर्म ऑफ सीक्वेंस। आपने टर्म ऑफ सीक्वेंस फाइंड करने होते हैं, ठीक है। अगर आपको कहे कि A1 से A4 तक टर्म ऑफ सीक्वेंस फाइंड करे यूजिंग दिस फार्मूला, तो आपने अप टू 4 वैल्यूज फाइंड करनी होंगी, ठीक है। अप टू 4, 1 का इमेज होगा तो उसमें 1 उस फार्मूले में पुट करेंगे, A2 करना है तो 2 पुट करेंगे, A3 करना है तो 3 पुट करेंगे, A4 है तो 4 पुट करेंगे। ये इसकी इमेजेस हैं और टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इनको कहा जाता है। इनको टर्म्स कहा जाता है, ये टर्म्स हैं किसी भी सीक्वेंस के। We use the notation a of n to denote the image of the integer, ठीक है। ये इमेजेस हैं, इनको डिनोट करने के लिए हम a of n यूज करते हैं। a of n में 1 होगा तो 1 उसका इमेज होगा, 2 होगा तो 2 उसका इमेज होगा, यानी 2 के दूसरे नंबर पे जो होगी वैल्यू उसका होगा। यहाँ पे सेम इसी तरह है, अगर A1 यहाँ पे लिखा हुआ है इसके ऊपर तो 4 उसका इमेज है, A2 यहाँ पे लिखा हुआ है तो 8 उसका इमेज है, इस तरह A3 लिखा हुआ है तो थर्ड पॉइंट पे ये उसका इमेज है 12, ठीक है जी। तो ये इनके इमेजेस हैं, इनकी रिप्रेजेंटेशन होती है इसी के ऊपर की वैल्यूज, और इसको कहा जाता है टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इनको। Note that a sequence is described by listing the terms of a sequence in order to increasing subscript। इनको लिखने का तरीका यह है कि आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, A1 के बाद A2, A2 के बाद A3, A3 के बाद A4 एंड सो ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है जी। तो इनको डिस्क्राइब करने के लिए इनको लिस्ट किया जाता है टर्म्स ऑफ सीक्वेंस को इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सबस्क्रिप्ट, ठीक है जी। ये सीक्वेंस डिस्क्राइब करने के लिए आपको इनको एक इन टर्म ऑफ सीक्वेंसेस को, यानी इन टर्म्स हैं, सीक्वेंस के टर्म हैं ये ऊपर वाले, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है जी। और एक सीक्वेंस है जो नीचे में दी गई है तो इसके टर्म्स हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको लिखा जाता है। तो ये तो हो गई सीक्वेंस की जो डेफिनेशन थी, उसकी एग्जांपल्स थी, रिप्रेजेंटेशंस थी। अब आते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ।
आपको अब ये एग्जांपल दी गई है, क्वेश्चन दिया गया है, फाइंडिंग टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। आप टर्म्स ऑफ सीक्वेंस फाइंड करेंगे गिवन बाय एन एक्सप्लिसिट फार्मूला, किसी भी एक्सप्लिसिट या जर्नल फार्मूला के तहत। एक्सप्लिसिट या जर्नल फार्मूला इसलिए हम यूज करते हैं कि जब भी हमने अप टू एन टर्म, कोई भी एन टर्म तक वैल्यू फाइंड करनी होगी तो हम एक जर्नल फार्मूला यूज करते हैं। एन टर्म के लिए जर्नल फार्मूला यूज होता है, एक्सप्लिसिट फार्मूला यूज होता है। ठीक है जी, जर्नल होता है एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट फिक्स होता है, इंटरनल जिसे कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक जर्नल हमने कोई वैल्यूज फाइंड करनी है अप टू सो ऑन, तो जर्नल फार्मूला यूज करेंगे। तो उनके लिए जो सीक्वेंस को फाइंड करने के लिए डिफरेंट आपके पास एक्सप्लिसिट फार्मूलेज हैं, तो हम डिफरेंट यहाँ पे यूज करेंगे। कोई भी आ सकता है, जस्ट मेथड आप सीख लें, उसके बाद आपको कोई इश्यू नहीं है। An explicit formula or general formula for a sequence is a rule. ये एक रूल होता है। कोई भी explicit formula या general formula क्या होता है? For a sequence, किसी भी sequence के लिए is a rule होते हैं that shows how the value of a of k या a of n depend on variable k. ठीक है जी, कि कितना उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है जी, यानी ए ऑफ के पे कितना डिपेंड कर, के कितना डिपेंड करता है ए ऑफ के पे। ठीक है जी, यानी ये कितना डिपेंडेंट है इस पे, तो वो यहाँ पे आपको ये रूल्स बताएंगे। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल दी हुई है कि डिफाइन अ सीक्वेंस, डिफाइन करो सीक्वेंस, ए ऑफ 1 को डिफाइन करो, ए ऑफ 2 को डिफाइन करो, ए ऑफ 3 को डिफाइन करो, ए ऑफ 4 को डिफाइन करो। यानी ये के की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4। अब उस फार्मूले में अगर आप 1 डालते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि ए ऑफ के कितना डिपेंड करता है के पे। के में जो वैल्यू आएगी डेफिनेटली वो यहाँ पे भी आएगी। अब इससे कभी कोई शक्ल बनेगी इस फार्मूले से, कभी कोई और शक्ल बनेगी, कभी और शक्ल बनेगी। जब ये फार्मूला चलेगा, यूज होगा, तो के की वैल्यू हम चेंज करते रहेंगे और वो डिपेंड करेगी जो कितनी डिपेंडेंट है इस पे, कितना इसको, इससे आंसर किस किस्म के निकलते हैं वो टर्म्स ऑफ सीक्वेंस में आपको पता चल जाएगा। तो आपने क्या करना है, डिफाइन अ सीक्वेंस a1 a2 a3 एंड a4 बाय यूजिंग द एक्सप्लिसिट फार्मूला। आपको हम एक एक्सप्लिसिट फार्मूला दे रहे हैं और आप ये चार टर्म्स की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड करें, सीक्वेंस से फाइंड करें, डिफाइन करें कि इनका क्या सीक्वेंस है। एक सीक्वेंस आपसे आपके सामने बनेगा, वो सीक्वेंस क्या होगा, वो सीक्वेंस आपने निकालना है। जैसे हमने 1 2 3 का सीक्वेंस पढ़ा, 2 3 4 का सीक्वेंस पढ़ा, इसी तरह आपके पास एक सीक्वेंस आएगा। तो वो सीक्वेंस अब हमने मालूम करना है कि हमारे पास A1 A2 A3 यानी पीछे जो हमने पढ़ा ये एक सीक्वेंस है, ये 1 2 3 4 5। इसी तरह का एक सीक्वेंस हमने निकालना है इस फार्मूले से, इस फार्मूले से। ये एक फार्मूला दिया गया है, ए ऑफ के बराबर है, यानी ये देखें ए ऑफ के डिपेंड कर रहा है, तो ए ऑफ के ये आ गया, इसके सामने एक एक्सप्लिसिट फार्मूला आ गया के डिवाइडेड बाय के प्लस 1। और यहाँ पे रूल बता दिया फॉर ऑल इंटीजर, एक इंटीजर सेट है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, स्टार्ट किधर से हो रहा है, के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, के की वैल्यू यहाँ पे जो के की वैल्यू हम पुट करेंगे वो हमेशा ग्रेटर होगी 1 से या इक्वल होगी 1 के। आपने स्टार्ट जो है वो 1 से लेना है। यहाँ पे जो चेक दिया गया है वो ये दे दिया गया है। टर्म कौन से मालूम करनी है, ये वाली टर्म मालूम करनी है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, सॉल्यूशन। ठीक है जी, सीक्वेंस आपने कौन सी फाइंड करनी है, अप टू 4 आपने सीक्वेंस फाइंड करनी है। उसके नीचे उसके इमेजेस कौन-कौन से आते हैं वो इमेजेस आपने फिर लिखने हैं यहाँ पे। पहले इस फार्मूले से फाइंड करने हैं, देन उसकी फिर हमने सीक्वेंस लिखनी है। हमने डिफाइन अ सीक्वेंस, डिफाइन करो सीक्वेंस को A1 A2 A3 A4 किस तरीके से, यूजिंग एक्सप्लिसिट फार्मूला। ये फार्मूला यूज करके इनको डिफाइन करो कि इसमें क्या सीक्वेंस छुपा हुआ है। तो सबसे पहले आप ए ऑफ के लेंगे, द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ सीक्वेंस आर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, A1 से। A1 बराबर है, यानी के में हमने 1 लिख दिया। टर्म हमने A1 ही फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हमें टर्म दी गई है कि A1 फाइंड करना है और के की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, यानी 1 से स्टार्ट होगी, उसके बाद 2 आएगा। तो A1 के लिए फाइंड करना है तो के की जगह हमने
हर जगह 1 1 पुट कर देना है, 1 + 1 ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 / 2। ठीक है, आप इसको मजीद कैलकुलेटर से कर सकते हैं, मेरे पास चूंकि यहाँ भी कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, तो हाँ मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, आप इसको मजीद कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो सीक्वेंस है वो A1 का वो आ गया 1/2। दूसरे के लिए करते हैं अब A2 के लिए, क्योंकि हमसे A2 भी मांगा हुआ है, तो हम A2 से स्टार्ट अब इस करते हैं। तो ऊपर k है, नीचे k+1 है, तो ऊपर भी 2 आएगा डिवाइडेड बाय 2 + 1। तो ये बन जाएगा आपका दूसरा जो हमारे पास सीक्वेंस है वो है 2 / 3। इजी हैं, बहुत ही इजी हैं। एक सीक्वेंस बन रही है हमारे पास, स्पेसिफिक सीक्वेंस आ रही है। ठीक है जी, बट यूजिंग फार्मूला, हम एक फार्मूला यूज कर रहे हैं जिसको हमने उसमें डिफाइन करने कुछ सीक्वेंस उसकी बेसिस पे, और जो फार्मूला एक्सप्रेस फार्मूला दी गई है वो ये है, और इसकी जो रेंज है वो है k > 1। ठीक है, तो आप 1 से स्टार्ट लेंगे। इसी तरह आप A3 के लिए फाइंड करेंगे तीसरे नंबर पे, क्योंकि हमने 4 टर्म फाइंड करनी है, यहाँ पे 4 टर्म मांगी हुई है। तो A3 के लिए करना है अगेन, तो इसका जो रिजल्ट आता है मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, इसका जो रिजल्ट आएगा वो 3/4 आएगा। ठीक है जी, 3/4। ये आप लोग इसको अगर फार्मूले में डालेंगे भी तो भी यही आएगा। और इस तरह A4 है हमारे पास, ठीक है, A4 उसका रिजल्ट आएगा 4/5। जब फार्मूले में डालें तो आपको पता चल जाएगा 4/5। इसको अगर मजीद सॉल्व करेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो ये ठीक है, अगर कैलकुलेटर आपके पास नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 होगा, इसके लिए कह रहा हूँ 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा, तो ऊपर का 3 तो 3 रह जाएगा, ये 3+1 हो जाएगा 4, तो 3/4। इसी तरह ऊपर 4 होगा चौथे टर्म के लिए, तो 4/4 + 1 4/5, 4/5। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, यानी हमारे पास जो आंसर बनेगा सीक्वेंस का तो वो इस तरह होगा A1, उसके बाद यहाँ पे कामा आपने लगा देना है, A2 कामा, फिर A3, फिर कामा, और फिर A4। ठीक है जी, तो ये आपने लिख लेना है, और उसके बाद ये आंसर इसके नीचे लिख देना है। ये हमारे पास सीक्वेंस बन जाएगी 1/2, और इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे कामा 2/3। ठीक है जी, इसके बाद खामा, उसके बाद आ जाएगा 3/4। देखें एक सीक्वेंस आ रही है, ऊपर 1 2 3, नीचे 2 3 4, और ये 4/5। ये एक सीक्वेंस हमारे पास बन गई। ठीक है जी, एक सीक्वेंस आ गई 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। तो हमारे पास एक सीक्वेंस डिफाइन हो गई थ्रू एक्सप्लिसिट फार्मूला। तो ये एक क्वेश्चन था, और आपके पास फार्मूला भी होगा, और आपके पास ये चीजें आ जाएंगी। तो ये हमारे पास 4 टर्म्स हैं। A1 उसका 1/2 आंसर, दूसरी टर्म A2 थी, उसका 2/3 आंसर, तीसरी टर्म A3 थी, 3/4 आंसर, एंड चौथी टर्म A4 थी, 4/5 आंसर। तो ये हमारे पास आंसर हो गया A1 A2 A3 एंड A4। तो हमने एक सीक्वेंस डिफाइन कर दिया यूजिंग एक्सप्लिसिट फार्मूला। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, उसमें सेम आपने टर्म फाइंड करनी है यूजिंग एक्सप्लिसिट फार्मूला। राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स। आपसे जब अब आपको A1 A2 A3 वो नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे बोल दिया गया है कि फर्स्ट 4 टर्म, उसमें जो यहाँ पे वेरिएबल यूज किया गया है बी यूज किया गया है, ए की जगह बी ऑफ जे यूज किया गया। तो ये वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, कभी ए ऑफ के होगा, कभी बी ऑफ जे होगा, कभी सी ऑफ डी होगा। तो ये इसके हो सकते हैं। मेन चीज ये है कि आपने उसको मेथड को सीखना है।
तो राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फार्मूला b of j is equal to 1 plus 2 of की पावर j for all integer j is greater than or equal to 0। अब ये 0 है। अब देखिए यहाँ पे हमने इसलिए a1 a2 a3 नहीं लिखा कि हम यहाँ पे स्टार्टिंग जो है चेंज कर रहे हैं, हम 1 की बजाय 0 से अब स्टार्ट लेंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो टर्म बनेगी वो b ऑफ 0 बनेगी। हमने स्टार्ट कहां से लेना है? j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये ज़हन में रखिए, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है। क्वेश्चन वही होता है, बंदा इसको देख के फौरन कहता है कि ये किस किस्म का क्वेश्चन आ गया। तो वो क्वेश्चन सिंपल था, पीछे हमें टर्म बताई गई थी, उसमें 1 से स्टार्ट होना था। अगर वो ना ही बताया जाता, फिर भी हम इसी को अगर ये चीज़ ना लिखी जाती, तो ये हमें ज़ाहिर था कि A1 है तो 1 टर्म में 1 आएगा, k की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 है यहाँ पे। क्योंकि ये k लगा हुआ है, छोटा-सा k, तो k यहाँ पे जब 1 होगा, ये भी k है, ये भी 1 होगा, ये भी k है, ये भी 1 होगा। दूसरे के लिए A2 था, तो A2 का मतलब है कि ये a के साथ 2 है, k की वैल्यू 2 है, तो 2, 2 यहाँ पे होता है। 3 है, तो 3, 3 होता। यहाँ पे ये चीज़ मैटर नहीं कर रही थी इतनी, क्योंकि हम इसी से ही अंदाज़ा लगा लेते थे कि हमने कौन से टर्म मालूम करने हैं और उसमें k की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे हमें k की वैल्यू यानी j की वैल्यू दी हुई है, k की जगह हमने j वेरिएबल यूज़ किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे कोई टर्म हमें नहीं दिया गया, सिर्फ ब्लाइंडली बता दिया गया है कि फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करें, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ सीक्वेंस फाइंड करें, सीक्वेंस के फर्स्ट 4 टर्म। तो उसमें हमें फार्मूला एक्सप्रेस फार्मूला दिया गया है, साथ में ये बता दिया है कि j की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी और अप टू 4 आपने जाना है, मतलब 4 टोटल वैल्यूज़ फाइंड करनी है, टर्म्स फाइंड करने हैं। तो b ऑफ j हम जब स्टार्ट करेंगे तो b ऑफ j में पहली वैल्यू आएगी 0, b ऑफ 0, क्योंकि j की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, इज इक्वल टू 1 प्लस 2 की पावर j है तो अगेन 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस, अब किसी की पावर, किसी चीज की भी पावर 0 हो जाए, ये मैथ्स का रूल है कि किसी भी वैल्यू के ऊपर 0 आ जाए, किसी भी वेरिएबल, किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू हो गई, करेक्टर हो गया, उसके ऊपर 0 आ जाए पावर, तो वो ऑटोमेटिकली 1 हो जाता है। इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ये आपने पढ़ा होगा पहले। तो ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 2। ये रूल है कि 2 की पावर 0 से हमेशा 1 आएगा, x की पावर 0 1 ही आता है। तो दूसरी जो टर्म बनेगी, अब पहली हो गई, दूसरी टर्म होगी 1, क्योंकि 0 के बाद 1 आता है। यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 0 से आगे हमने कहाँ तक जाना है, यानी 4 टर्म हमने बन जाए उस तक जाना है। तो ये एक बन गई, दूसरी है अब ये यहाँ पे, ये आप लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म, ये दूसरी टर्म। आपने 4 टर्म बनानी है, ये याद रखें, यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी सिर्फ। तो यहाँ पे 1 अपनी जगह आ गया, प्लस यहाँ पे 2 की पावर अब 1 हो गया, क्योंकि 1 j में 1 आ गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2 की पावर 1 से बनता है 2, तो ये 2 यहाँ, और ये इक्वल टू, और ये हो गया 3। तो b जो दूसरी टर्म है, टर्म ऑफ सीक्वेंस है, वो 3 हो गई है। तीसरी, अब इसमें टर्म देखते हैं सीक्वेंस की। अब b में आ जाएगा 2, 0 1 2, अब 2 पे आ गए हम, तो 1 प्लस 2 की पावर, ठीक है, अब 2, j में 2 आ गया है, तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 4। ठीक है जी, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। अब चौथी टर्म आ जाएगी, तो देखें क्या हो रहा है, b की पावर अब आएगी 3 तक, तो यहाँ पे आपने स्टॉप हो जाना है। ये चौथी टर्म आ गई है। ऐसा ना हो कि आप कहेंगे ये तो यहाँ 3 आ गया है, आप यहाँ से 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और ये जब गिनेंगे तो टोटल 4 बन जाएंगी टर्म्स, 1 2 3 4, 4 हो गई हैं। ऐसा ना हो कि आप कहें ये तो 3 तक आ गया, एक और भी मालूम करें, तो 5वीं टर्म होगी हमारी। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 की पावर 3, ये हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस 2 की पावर 3 से क्या बनता है, 8। ठीक है जी, 8 इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन गई 2 3 5 9।
यूजिंग अबव एक्सप्लिसिट फार्मूला और जनरल फार्मूला। ठीक है, जो हमने फाइंड कर ली है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म इज 2, b of 0 is 2, b of 1 is 3, b of 2 is 5, b of 3 is 9। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये इसका आंसर है, b of 0, b of 1, b of 2, b of 3। एक और एग्जांपल है, अगेन उसी तरह आपको अब कंप्यूट करना है फर्स्ट सिक्स टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, फर्स्ट सिक्स टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आपने फाइंड करना है। आपको जो फार्मूला दिया गया है, डिफाइंड बाय द फार्मूला सी ऑफ एन 1 प्लस, और ये ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस में -1 की पावर n फॉर ऑल इंटीजर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगेन आपको 0 दिया गया है, जो रेंज है वो 0 से दी गई है इंटीजर की, कि 0 से स्टार्ट लेना है और कितने जाना है, फर्स्ट 6 फाइंड करने हैं। तो 0 के बाद जब आप गिनेंगे 6 तक तो कौन से आएंगे, 0 वाला, C of 0, C of 1, C of 2, C of 3, C of 4, C of 5। तो ये आपके 6 टर्म बन जाएंगे और वो आप फाइंड करेंगे। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि फर्स्ट 6 फाइंड करने हैं। स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 से। तो पहले Cn में 0 जाएगा, उसके बाद 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा एंड 5। और यहाँ पे भी 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो उसमें आप कंप्यूट करते रहेंगे, तो ये उसके आंसर होंगे। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे एक चीज देखी जा चुकी रही है कि जब भी इफ n इज इवन, जब भी हम n यानी c के उसमें n जहाँ पे है, n की जगह 0 इवन नंबर डालते हैं तो आंसर हमेशा 2 आया है। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 6 फाइंड करने हैं, तो c ऑफ 0 पे c ऑफ 1, 2, 3, 4, 5। तो हमने 6 फाइंड किए हैं, तो c ऑफ फर्स्ट में c ऑफ 0 रखा है, तो 1 प्लस फार्मूला में -1 और उसकी पावर 0। जैसे मैंने कहा कि जिस चीज की भी पावर 0 हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव 1 आ जाता है। तो 1 ये हो गया, प्लस ये इससे भी 1 आया, तो आंसर इज 2। दूसरी तरफ जब हम आर्ट डालते हैं, यानी 1 एक आर्ट वैल्यू है, 0 पॉजिटिव एक इवन वैल्यू है, 1 आर्ट वैल्यू है, तो आर्ट वैल्यू जब हमने डाली तो आंसर 0 आया। फिर अगेन हमने इवन वैल्यू डाली 2, C2 फाइंड करने के लिए 2, तो आंसर 2 आया। ठीक है, और पॉजिटिव इवन है। इसके बाद जब हमने आर्ट डाला 3, देन अगेन 0 आया। फिर इवन डाला 4, यानी 4 टर्म मालूम करने के लिए, तो फिर 2 आया। फिर जब हमने 5 डाला तो एक सीक्वेंस बन रही है 2 की और 0 की, फिर 2 की, फिर 0 की, फिर 2 की, फिर 0 की। तो ये हमें ये पता चल रहा है कि अगर हमने इस तरह की सीक्वेंस निकालनी है तो इस तरह के फार्मूलेज अवेलेबल होते हैं। ठीक है जी, इफ n is even then c of n is 2, and if n is odd then c of n is 0। ठीक है, तब 0 होता है। Hence the sequence oscillate endlessly between 2 and 0। यानी ये हमारी जो सीक्वेंस है ये ओसिलेट कर रहा है किस दो वैल्यूज के दरमियान में, ना रुकने वाली वैल्यू है ये चलती रहेगी। जब आप इसमें इवन डालेंगे वो आपको 2 देगा, जब इसमें आर डालेंगे वो आपको 0 देगा, क्योंकि ये एक अजीब सा फार्मूला बन गया है, एक अजीब सा फार्मूला है जिससे आपको यही वैल्यू 2 और 0 के दरमियान में एक सीक्वेंस चलता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा, कभी उस तरफ, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी पेंडुलम की तरह, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी 2, कभी 0, कभी 2, कभी 0। तो ये यहाँ पे रिमार्क्स में बताया गया है। अगेन एक और एग्जाम्पल है, मोस्टली ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए डाली है ताकि आप प्रैक्टिस की गर्ज से इसको यूज करते रहें और आपका प्रैक्टिस इसमें होता रहे। तो इसमें भी यही चीज है कि आपके पास सीक्वेंस फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस फाइंड करने हैं। ठीक है, और आपको फार्मूला दिया गया है वो ये है। इसमें जो स्टार्टिंग है वो 1 से हो रही है, अब 1 से लेकर 4 तक आपने जाना है, तो उससे आपका ये रिजल्ट आएगा। C1 आपका हो जाएगा -1/2, C2 हो जाएगा 2/3, C3 हो जाएगा -3/4 एंड C4 हो जाएगा हमारे पास 4/5। जब आप इस फार्मूले में 1 बाय 1 वैल्यूज पुट करेंगे अप टू 4 टर्म्स। ठीक है जी, उम्मीद है ये आपके लिए बहुत क्लियर होगी ये चीज, क्योंकि इसमें कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, बहुत आसान है, इसीलिए मैं इसको यहीं करवा रहा हूँ।
इसमें कुछ और है ही नहीं, बस यही चीजें हैं कि फार्मूला दिया गया है, उसमें आपको टर्म कुछ बताई जा चुकी होती है, इतने टर्म आपने फाइंड करने हैं, उसी टर्म्स की बुनियाद पर आपने उसी में जो वैल्यू है जिस टर्म की, यानी k है, उसकी जो वैल्यू है स्टार्ट कहाँ से हो रही है, या n है जहाँ से स्टार्ट हो रही है, अप टू कितने टर्म जाना है उसी के मुताबिक आपने फाइंड करने हैं 1 2 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये टर्म ऑफ सीक्वेंस जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनका सबस्क्रिप्ट जा रहा होता है, यानी 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 इस तरह। तो ये हमारे पास ये चीजें थी कि सीक्वेंस क्या है। अब सीक्वेंस के बाद जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है एरिथमेटिक सीक्वेंस। एरिथमेटिक सीक्वेंस को अब हम देखेंगे। एरिथमेटिक सीक्वेंस क्या है? अ सीक्वेंस इन विच एवरी टर्म कमिंग फ्रॉम आफ्टर द फर्स्ट टर्म, यानी अ सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस इन विच जिसमें एवरी टर्म कमिंग, हर वो टर्म जो आ रही होती है, नेक्स्ट टर्म जो आ रही होती है आफ्टर द फर्स्ट, फर्स्ट के बाद, यानी ऐसा सीक्वेंस जिसमें जो आने वाली टर्म है जब वो आ रही होती है वो कैसे हम हासिल करते हैं, इज ऑब्टेन्ड, किस तरह ऑब्टेन होती है, बाय एडिंग अ कांस्टेंट नंबर। एक कांस्टेंट नंबर होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है नेक्स्ट कमिंग जो सीक्वेंस है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, वो हम उसमें ऐड करते हैं किसमें, टू द प्रीवियस टर्म, इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब भी हम किसी भी सीक्वेंस में कोई एक स्पेसिफिक फिक्स नंबर, स्टैटिक नंबर उसमें ऐड करते हैं तो उससे अगली वैल्यू बनती है, उससे अगली वैल्यू, फिर उसी नंबर को अगले में ऐड करते हैं तो अगली वैल्यू बनती है, उसी नंबर को अगले में ऐड करते हैं तो अगली वैल्यू बनती है। इसको बोलते हैं क्या, अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम एडिशन कर रहे होते हैं एक कांस्टेंट नंबर, और वो कांस्टेंट नंबर हम किस चीज से डिनोट करते हैं, द कांस्टेंट नंबर इज डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म, इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कॉमनली डिनोटेड बाय डी। इसको हम डी से डिनोट करते हैं, और ये बेसिकली सीक्वेंस में क्या होता है, जो दो नंबर हैं उनके दरमियान का डिफरेंस होता है। ठीक है जी, आपको अगर लगे कि ये जो बात हो रही है कांस्टेंट नंबर की, ये क्वेश्चन जो है अक्सर आपके टेस्टों में आते हैं, टेस्ट में आ रहे होते हैं। आपको इस तरह की सीक्वेंस दी गई है और आपसे पूछा जाता है कि अब ये 1 2 3 4 ये 4 टर्म्स हैं, 5वीं या छठी टर्म इसकी कौन-सी होगी? इसकी 5वीं टर्म पे कौन-सा नंबर है? इसकी छठी टर्म पे कौन-सा नंबर है? तो उसके लिए आपको ये अरिथमेटिक सीक्वेंस के फार्मूले यूज़ करने पड़ते हैं। इनके n टर्म तक फार्मूले हैं, यानी सिंपल अगर एक मालूम करना है तो वो तो पता चल जाएगा, लेकिन अप टू n टर्म करना है तो उसके लिए आपको फिर जनरल या एक्सप्लिसिट फार्मूला हम इसमें देते हैं और उसके मुताबिक इसका हम रिजल्ट निकालते हैं कि अगली टर्म कौन सी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके अक्सर टेस्टों में आते हैं, मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें आते हैं, एनालिटिकल पोर्शन में भी आ सकते हैं, यदि मैथमेटिक्स में भी आ सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस दी गई है इसका अगला टर्म कौन सा होगा, इससे 5वां या 10वां टर्म इसका कौन सा होगा सीक्वेंस का। तो उस तरह इसको मालूम करने के लिए फिर हम दो तरीके इस्तेमाल करते हैं, एक को कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस, एक को कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस में हम एक कांस्टेंट नंबर को लेते हैं और हर आने वाली वैल्यू के साथ ऐड करते हैं। पहले उस कांस्टेंट नंबर को फाइंड करते हैं कि वो कौन-सा है, देन उसके बाद उसको ऐड करते हैं अगले नंबर के साथ, उससे अगला नंबर निकल आता है। फिर उसी वैल्यू को उसके साथ अगले के साथ ऐड करते हैं, फिर उससे और अगला नंबर निकल आता है। और इसकी एक लाइव डेमोंस्ट्रेशन यहाँ पे ही मैं कर देता हूँ आपको कि एक कांस्टेंट नंबर को फाइंड करने के लिए डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स आपने निकालना है, वो कांस्टेंट नंबर आपके पास निकल आएगा ऑटोमेटिकली। देन उसको हम फिर ऐड करेंगे अगले में। तो अब इन दोनों को आप देख लें, इन दोनों को 9 को माइनस करें 5 से, यानी इन दोनों में डिफरेंस कितना क्या है? इन दोनों नंबरों में डिफरेंस क्या है? द कांस्टेंट नंबर इज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म। कंसेक्यूटिव मीन्स आगे पीछे एक दूसरे से टच जो टर्म है उनमें जो डिफरेंस है वो बेसिकली वो कांस्टेंट नंबर है। तो ये 2 टच हैं, फिर 9 और 13 टच हैं, फिर 13 और 17 टच हैं। ये कंसेक्यूटिव हैं। तो आप इन दोनों के दरमियान में भी वो डिफरेंस देख सकते हैं, इन दोनों के दरमियान भी, इन दोनों के दरमियान भी। 5 और 9 के दरमियान में क्या डिफरेंस है? यानी 9 से अगर 5 माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? 4 निकलेगा डेफिनिटली।
क्या निकलेगा? 4 ही निकलेगा। तो कॉमन डिफरेंस इज 4। अब देखें 5 में 4 ऐड किया तो 9 बना, 9 में 4 ऐड किया तो 13 बना, 13 में 4 ऐड किया तो 17 बना। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका फिफ्थ टर्म क्या होगा, तो आप जब 17 में 4 ऐड करेंगे तो 21 आएगा। तो डेफिनिटली A5 जो है आपका 21 है। आंसर आपको पता चल जाएगा। इसी तरह नीचे जो आपको एग्जांपल दी गई है, इसमें अगर कॉमन डिफरेंस निकालें तो 0 और 5 के दरमियान में क्या है? 5 माइनस 0 डिफरेंस फाइंड करना है। 5 माइनस 0 करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ पे 5 और 10 में अगर देखेंगे तो 10 से 5 गया तो दरमियान में 5 आएगा। अगर 15 और 10 में करेंगे तो 15 से 10 गया तो दरमियान में 5 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस इज 5। वो कांस्टेंट नंबर 5 है इसमें। तो ये हमें पता चल जाता है कि कोई इसमें कोई कांस्टेंट नंबर है जो ऐड हो रहा है हर एक के साथ और उससे अगली टर्म निकल रही है। 15 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो 20 निकलेगा। तो 20 हमारी ए फिफ्थ टर्म होगी। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि इसमें या इसमें 10वीं टर्म क्या है? तो आप एक तो या मैनुअली ऐड करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे और उसपे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। या आपसे पूछा जाए कि इसमें सभी 100 पोज़ीशन पे क्या है? 100 पोज़ीशन जो है वो फाइंड करो, वहाँ पे कौन-सा नंबर आता है? तो यहाँ तो आपको कन्फ्यूज़ हो जाएँगे आप कि यार ये मैं कितने इसमें 4 ऐड करूँगा, 4 को बार-बार ऐड करूँगा और A100 निकालूँगा, ये तो अभी 4th टर्म मालूम हुई है। A100 या A50 को कैसे फाइंड करूँगा? तो उसके लिए फिर हम इसका एक बिल्ट इन एक स्पेसिफिक एक इनके लिए बनाया गया अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला, जिससे हम कोई भी nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें एक सीक्वेंस दी जाए, स्टार्ट की कुछ वैल्यूज दे दी जाए, तो हम उससे उसमें से कोई सी भी अगली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कोई सी भी किस भी जगह पे वो चाहे मौजूद हो। इसके लिए जर्नल या एक्सप्लिसिट फार्मूला यूज किया जाता है। जर्नल फार्मूला या एक्सप्लिसिट फार्मूला यूज किया जाता है। फिर आपको कोई भी टेंशन नहीं, जो कि फिक्स फार्मूला है। अरिथमेटिक सीक्वेंस का अपना फार्मूला है, वो चेंज नहीं होगा। पीछे हमने जो सीक्वेंस के लिए तरह-तरह की एक्सप्लिसिट फार्मूले पढ़े, वो उसमें थे। यहाँ पे अरिथमेटिक सीक्वेंस का अपना फाइंड करने का तरीका है और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का nth टर्म अपने तरीके से फाइंड करने का तरीका है। तो जो सिंपली हमने डिफरेंस फाइंड करना होगा वो इससे मिल जाएगा। उस फार्मूला में चूँकि हमें d की ज़रूरत पड़ेगी तो d हमें इधर से निकल आएगा। a की ज़रूरत पड़ेगी, उसका a भी हमें फाइंड हो जाएगा। a कौन-सा है? फर्स्ट वैल्यू ये A1, ये हमारा A1 है तो a फर्स्ट पोज़ीशन है। a है हमारी, ठीक है? A1 ये हमेशा फर्स्ट पोज़ीशन है A1। तो चलिए देखते हैं कि हम अगर nth टर्म कोई सा भी nth टर्म फाइंड करते हैं तो वो कैसे फाइंड करेंगे। यानी इस सीक्वेंस की तरह हमें अगला एक सीक्वेंस दिया जाएगा, जो एक एग्जांपल है जो यहाँ पे सॉल्व हुई भी पड़ी हुई है। उससे अगली एग्जांपल जो है वो फिर हम प्रैक्टिस करेंगे उसकी। लेट a लेट a बी द फर्स्ट टर्म। लेट हम सपोज कर रहे हैं कि a जो है ये हमारी क्या है? फर्स्ट टर्म है, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है उसमें a का जिक्र है। तो हम ये a को क्या कह रहे हैं? ये हमारी फर्स्ट टर्म है। हमें जो सीक्वेंस दिया जाएगा, लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। हमने चीजें सपोज कर ली हैं, लेट कर ली हैं कि लेट a बी द फर्स्ट टर्म। a हमारी फर्स्ट टर्म है, जो सीक्वेंस दिया जाएगा उसमें जो फर्स्ट टर्म होगी वो हमारी a है। एंड d, और d उसमें हम भी डिफरेंस निकालेंगे। उसका तरीका मैंने पीछे बता दिया है कि कैसे निकालेंगे सीक्वेंस में से डिफरेंस। दो कंसेक्यूटिव नंबर में से जो डिफरेंस होगा वो हमारा डी होगा। देन a ऑफ n, यानी फार्मूला जो nth टर्म, किसी भी nth टर्म को फाइंड करने का फिर है a ऑफ n, वो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी। किसी भी अरिथमेटिक मीन में जर्नल टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, जर्नल टर्म फाइंड कर रहे हैं। जर्नल टर्म कोई भी बहुत बड़ा साइड पे कोई भी जर्नल टर्म कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है जी, वो करीब का भी हो सकता है टर्म या वो बहुत दूर का भी हो सकता है टर्म। तो कोई सा भी जर्नल टर्म फाइंड करना अरिथमेटिक सीक्वेंस में, उसका जो फार्मूला है वो है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये याद रखना है अरिथमेटिक सीक्वेंसेस के लिए। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का अपना फार्मूला है जनरल टर्म फाइंड करने का। बस यही सारा कुछ है इसमें। तो उसकी जो, और फॉर ऑल इंटीजर n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ये भी बता दिया गया है कि जो n है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा। ठीक है? वो कुछ भी हो सकता है। तो हम उसको अब एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, ये तो समझाने का तरीका था, समझाने की गर्ज से था कि हम क्या कर रहे हैं, a को सपोज़ कर रहे हैं कि फर्स्ट टर्म होगी सीक्वेंस में, d हमने कॉमन डिफरेंस कर दिया।
फार्मूला इसका जो लगा है वो ये लगा है, किसी भी जनरल टर्म nth टर्म को फाइंड करने का, यानी जो सीक्वेंस है उसमें कोई सा भी फाइंड करने का तरीका है, वो इसका फार्मूला ये है अरिथमेटिक में, सीक्वेंस में। एग्जांपल दी गई है कि फाइंड करो 20 टर्म, 20वीं टर्म को फाइंड करो, यानी कि a ऑफ n इज इक्वल टू a ऑफ 20 हो जाएगा। जब n जाएगा 20 जाएगा n की जगह पे, तो इसमें है कि हमें 20वीं टर्म को फाइंड करना है किस चीज में, ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। हमें एक अरिथमेटिक सीक्वेंस दी गई है, वो है 3 9 15 21। ठीक है जी, ये हमारी अरिथमेटिक सीक्वेंस है। इसमें हमने जाना है 20th पोजीशन पे, यानी 20th टर्म कौन सी होगी, उसका इमेज कौन सा होगा। अब ये तो पहले का है, दूसरे का है, तीसरे का है, चौथे का है। ठीक है जी, तो इसमें से जो इसका 20th टर्म है वो कौन सा होगा, वो हमने फाइंड करना है, और वो उसके मुताबिक फिर हमने फार्मूला यूज करके उसको निकालना है। ठीक है जी, तो ये अब हम देखते हैं कि क्या है। ठीक है जी, तो ये अब हमने क्या करना है, हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस दिया गया है 3 9 15 21। तो इसमें हमने फाइंड करना है इसका, ये तो A1 हो गया, A2 A3 A4, जाते 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 यहाँ पे A20 कहीं है, तो उस A20 का इमेज क्या है, उसकी सीक्वेंस क्या है, उसका वैल्यू क्या है, तो वो हमने फाइंड करना है। उसके लिए हमें ये फार्मूला दिया गया है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हेयर हमें एक ये बात बताई गई, हमने सपोज की हुई है कि ये जो फर्स्ट टर्म होगी हमेशा ए होगी। तो ए हमने ले ली है, ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, इस सीक्वेंस में वो है 3। ठीक है जी, एक तो वो टर्म है कि A1 A2 A3, वो अलग सी बात है। यहाँ पे हम सपोज करें कि जो ए है, हमारी जो फर्स्ट यहाँ पे वेरिएबल है, ये इसका फर्स्ट टर्म है, तो हमने लेट कर लिया है। तो ये हमारा 3 हो गया। देन अब उसके बाद कॉमन डिफरेंस हमें चाहिए, डी चाहिए। डी हमारा निकलेगा कंसेक्यूटिव नंबर की डिफरेंस से, तो वो है 9। हम इसी को उठा लेते, किसी को भी आप उठा सकते, डिफरेंस सेम ही होगा। 9 15 का उठाते हैं, 15 21 का उठाते हैं। तो फर्स्ट टू का हम डिफरेंस निकालते हैं, 9 माइनस 3, तो वो हो गया 6, तो डी आ गया 6, ए हो गया 3, एन हमारा क्या है 20th। ठीक है, यानी एन की वैल्यू 20 है, वो भी इसमें लगेगा, एन भी है, तो हमारे पास सारे पूरे हो गए, ए भी आ गया, एन भी आ गया, डी भी आ गया। ए हमारे पास 3 है, एन हमारे पास 20 हमने फाइंड करना है, और डी हमारा पास 6 है। तो ये तीनों वैल्यू हमें मिल गई हैं। ठीक है जी, ये एक बार फिर देख लें। ए हमारे पास फर्स्ट टर्म है 3, जो हमने यहाँ पे सपोज की थी, लेट ए इज बी दी फर्स्ट टर्म एंड डी बी दी कॉमन डिफरेंस। तो वो ए हमारा फर्स्ट टर्म 3, डी हमारा कॉमन डिफरेंस 9 माइनस 3, हमने इन दोनों को उठा लिया, इनका डिफरेंस निकाल दिया, और 6 आ गया। एन क्या था, एन की वैल्यू है 20, क्योंकि 20 टर्म है, तो 20 उसका नंबर है, इस टर्म का एन की वैल्यू 20 है, तो वो एन ये भी आ गया, यानी A20 वैल्यू ऑफ 20 टर्म हमें फाइंड करनी है। ये सारी वैल्यू आ गई हैं। सिंस हमारे पास फार्मूला था A ऑफ n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, सो A ऑफ 20, अब देखें n में 20 की वैल्यू आ गई है, हमने ये टर्म मालूम करनी है। तो A ऑफ 20 इज इक्वल टू, अब अपने रिक्वायर्ड वैल्यूज हर एक फार्मूले में हर जगह पुट कर दे। A में अपनी वैल्यू पुट कर दे, वो 3 है, n में अपनी वैल्यू वो 20 है, 1 अपनी जगह आ गया, डी में अपनी जगह 6 आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 इधर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 20 माइनस 1 19, 19 मल्टीप्लाई बाई 6 140 114, और ये जब ऐड करेंगे तो 1117 यानी 117। तो जो 20th टर्म है इस सीक्वेंस की, उसकी वैल्यू है 117। ठीक है जी, यानी 117 इसकी यहाँ पे कहीं पे 20th वैल्यू है, 20th टर्म है। तो ये एक आसान तरीका था, आसान सा फार्मूला है कि आपने बस इसको याद रखना है। उसके ज़रिए आप कोई सी भी टर्म आप फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको सीक्वेंस दिया गया है। ठीक है जी। अगेन नेक्स्ट अब हमारे पास एक और एग्जांपल है, और हमें सीक्वेंस दी गई है, जो हमें पीछे हमने 2 एग्जांपल किए थे, उसी के अब उसी में है। तो हमने एक सिंपल सी उठा ली है कि हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे अब 5th टर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, इसको मैं ज़रा देख लेता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी छोटी सी, वो मैंने सेट कर दी है। 5th टर्म हमने फाइंड करना है, इसलिए 5th टर्म मैंने यहाँ रखा हुआ है
कि हमें ऑथेंटिकेशन मालूम हो जाए इस फार्मूले की कि क्या ये फार्मूला हमें वाकई एग्जैक्ट आंसर देता है कि इसके बाद जो फिफ्थ टर्म बनेगी, अब यहाँ से तो हम अगर इसमें अरिथमेटिक का वो फार्मूला यूज करें कि हमने फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, तो वो डिफरेंस जो आया है उसमें ऐड कर दो, उससे वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंस है वो 5 का है। तो डेफिनेटली 5 में जब आप 15 में जब 5 ऐड करेंगे तो अगली टर्म आएगी ए फिफ्थ 20, फिफ्थ टर्म आएगी 20। तो जहन में रखे कि यहाँ पे 20 है, 20 टर्म है। ठीक है जी। अब फार्मूले से देखते हैं कि क्या फार्मूला भी हमें एग्जैक्ट 20 देता है, ताकि इसकी ऑथेंटिकेशन का पता तो चल जाए कि ये फार्मूला ठीक भी है कि नहीं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं उसी तरह। आपने सबसे पहले आपको दिया गया है ए, तो इस सीक्वेंस में जो ए की वैल्यू है वो तो आपको पता है, जो पहली सीक्वेंस में पहली वैल्यू होती है वो ए होती है, यानी 0, 0 इज ए। उसके बाद जो डिफरेंस है डी, कॉमन डिफरेंस, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। वो क्या है? 5, यानी आपको दो नंबर्स के दरमियान में जो डिफरेंस नजर आ रहा है वो 5 ही है। यहाँ पे इन दोनों में लिख लें, 10 और 5 में 5 डिफरेंस है, 15 और 10 में भी 5 डिफरेंस है, 5 और 0 में भी 5 का डिफरेंस है। तो ये डी हो गया। अब कौन सी टर्म फाइंड करनी है? एन। कौन सा, कौन सी टर्म है? वो है हमारे पास फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो ये भी आ गया। अब आपने जाना कहाँ है, आपने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है A5। ठीक है जी, यानी हमने अपने लिए वैल्यू बराबर कर दी है सारी। ये अब हमने फाइंड करना है। फार्मूला हमारे पास है मौजूद ऊपर का, उसमें ही अब A ऑफ n में लगा दें A of 5। फिफ्थ टर्म मालूम करनी है, उसके बाद इक्वल टू का साइन, और A की जगह आ जाएगा 0 प्लस, और ये छोटी ब्रैकेट, और इसके बाद n, n हमारे पास क्या है? 5। ठीक है जी, और -1, और ये हो जाएगा छोटी ब्रैकेट 1, और डी हमारे पास क्या है? वो भी 5। ठीक है जी। तो ये मैंने अपने लिए सिस्टम बराबर कर दिया। अब इसको सॉल्व करें मजीद, ये आ जाएगा 0 प्लस, ये आ जाएगा आपके पास 5 - 1 4। ठीक है जी, और ये हो जाएगा इंटू 5। इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 0 प्लस, और 4 5 20, तो ये आ जाएगा 20। इसको सॉल्व करें मजीद, तो 0 प्लस 20 इज 20। तो ए फिफ्थ टर्म जो है हमारे पास वो 20 ही है। तो ये इसकी ऑथेंटिकेशन फार्मूले की साबित हो गई है। अगर आप इसको डायरेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट में आपको डिफरेंस पता चल गया था, 5 का था, तो आप इसमें जब 5 ऐड करें तो इसमें 20 बनता है। इस फार्मूले से हमने जब किया, टर्म फाइंड की, तो वो भी 20 आया, तो ये फार्मूला ऑथेंटिक है, इससे जाहिर हो गया है। ठीक है जी। तो इस फार्मूले के जरिए अरिथमेटिक सीक्वेंस का या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई सा भी टर्म आप फाइंड कर सकते हैं इसी एक ही फार्मूले से। तो ये आपका आंसर हो गया 20। ठीक है जी, सारा कुछ वही। अब आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसमें थोड़ी सी एक चेंज है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, आपने वो देखनी है सिर्फ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम क्या कर देते हैं, एक फिक्स्ड नंबर को ऐड कर देते। ठीक है जी। अब हम प्रीवियस वैल्यू में ऐड कर दे एक फिक्स नंबर को, पहले उसको फाइंड करना, देन उस नंबर को फिर प्रीवियस नंबर से ऐड करना, और फिर अगली टर्म बनाना, प्रीवियस से ऐड करना, अगली टर्म बनाना। ये अरिथमेटिक में था। अब यहाँ पे क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में? A sequence in which every term coming after the first term is obtained by multiplying, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, the previous term, multiplying the previous term with a constant number is called a geometric sequence or geometric progression। यहाँ पे हम एक कांस्टेंट नंबर को क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्रीवियस टर्म में, प्रीवियस टर्म में हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब वो कांस्टेंट नंबर कैसे आएगा? सिंपल सी बात है, ये दो बातें सिर्फ अगर आपको आ जाए अरिथमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे फौरन। अरिथमेटिक सीक्वेंस में हम एक कांस्टेंट नंबर ऐड कर देते हैं। वो कांस्टेंट नंबर कैसे निकलता था? दो कंसेक्यूटिव नंबर के डिफरेंस से। यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करना है प्रीवियस में, वो कांस्टेंट नंबर कैसे निकलेगा? अब सवाल ये है, द कांस्टेंट नंबर इज द रेशियो
ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कॉल्ड द कॉमन रेशियो। उसको कॉमन रेशियो बोलेंगे जब हम वो कांस्टेंट नंबर निकालेंगे। वहां पे कॉमन डिफरेंस बोलते थे उस कांस्टेंट नंबर को, यहाँ पे उसको कॉमन रेशियो बोलते हैं। और वो कब कैसे आएगा? एंड इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग सेकेंड नंबर, दूसरा जो नंबर होगा, कोई से भी दूसरा नंबर सीक्वेंस में, बाय वन, फर्स्ट नंबर सॉरी, ठीक है। ये जो आपके पास कॉमन रेशो है आर, वहां पे कॉमन डिफरेंस था डी, यहाँ पे कॉमन रेशो इसको बोलेंगे कांस्टेंट नंबर को। ये कैसे निकलेगी कि आप हर दूसरे एलिमेंट को उससे पहले वाले पे उसके साथ डिवीजन करेंगे, उसकी डिवाइड करेंगे, ठीक है, बाय डिवाइडिंग सेकेंड नंबर बाय फर्स्ट नंबर एंड कॉमनली डिनोटेड बाय आर। यहाँ पे इसको देख लें, आपको आसानी समझ आ जाएगी। अब ये आपके पास एक सीक्वेंस है, ठीक है जी। सबसे पहले आपने इसमें ये फाइंड करना है कि इसमें कॉमन अगला नंबर जो आएगा उसमें एक कांस्टेंट नंबर होगा जो इस पिछले वाले के साथ मल्टीप्लाई हुआ पड़ा है। तो वो कैसे निकालेंगे कांस्टेंट नंबर? वो ऐसे निकलेगा, आप या इन दोनों में से ये सेकंड नंबर है या फर्स्ट नंबर है, इस पेयर में ये एक पेयर हो गया, या फिर ये 2 4 का पेयर हो गया, या फिर ये 4 8 का पेयर हो गया, या फिर ये 8 16 का पेयर हो गया। ये इन दोनों में ये दो सेकंड नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है। फिर इन दोनों में 2 और 4 में ये सेकंड नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है। तो डिवीजन आपने करनी है, तो मैंने क्या किया है, फर्स्ट को उठा लिया है, तो ये सेकंड ऊपर लिखा, फर्स्ट उसके नीचे, यानी डिवाइड सेकंड नंबर बाय फर्स्ट नंबर। तो दूसरे नंबर को डिवाइड करो पहले नंबर पे, तो ये डिवाइड हो गया। 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू, ये तो 2 ही आता है, तो डिफरेंस क्या है? 2 का है, सॉरी रेशो क्या है? 2 की है, कॉमन रेशो की वैल्यू क्या है? 2। अब देखें, एक में 2 ज़रब हुआ, मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आया, 2 के बाद फिर 2 मल्टीप्लाई हुआ 4 बना, 4 में 2 मल्टीप्लाई हुआ 8 बना, 8 में 2 मल्टीप्लाई हुआ 16 बना, 16 में 2 मल्टीप्लाई होगा तो 32, और इस तरह 32 में 2 मल्टीप्लाई होगा तो 64। अब ये 2 इसमें आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है, यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में मल्टीप्लीकेशन हो रही है एक कांस्टेंट नंबर की, जिसे हम कॉमन रेशो बोलते हैं। वो कॉमन रेशो आता है डिवीजन से। किस नंबर के डिवीजन से? सीक्वेंस में दूसरे नंबर को जब हम पहले उससे पहले वाले नंबर पे डिवाइड करते हैं, तो इससे हमें कॉमन रेशो मिलता है। नीचे वाले आप उसमें देख लें, ये 4 है, ये 12 है, ये 36 है, ये 108 है। अब इसमें क्या है, अगला नंबर कौन सा आएगा? चौथा, चौथे के बाद पांचवा। तो उसके लिए आपने कॉमन रेशो फाइंड करनी है। कॉमन रेशो कैसे फाइंड करेंगे? आप इस दूसरे नंबर को पहले पे डिवाइड कर दें, तो 4 3 12, 4 3 12, तो 3, ये 4 3 12, 3 से कटा, 3 इसका कॉमन रेशो हो गया। तो अब 4 में जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, दूसरा ये नंबर निकलेगा। 12 में 3 मल्टीप्लाई किया 36 बना, 36 में 3 मल्टीप्लाई किया 108 बना, 108 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला पांचवा नंबर आएगा। ठीक है जी, तो ये मेन डिफरेंस है। इस तरह के एक सीक्वेंस को हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं, जब हम ये वाला फार्मूला या ये रूल अप्लाई करते हैं। क्लियर है ये बात? तो इसकी अब एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत ही इजी है, इसमें कोई मुश्किल थी नहीं, तो इसलिए मैंने इसको यहीं पे डायरेक्ट करवा दिया। लेट ए, फिर अगेन ए बी दी फर्स्ट टर्म, ए को हम फर्स्ट टर्म करेंगे क्योंकि इसके फार्मूले में भी ए है, एंड आर बी दी कॉमन रेशो, और आर जब आएगा तो समझ जाना ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, कॉमन रेशो की बात आएगी तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का क्वेश्चन है, तो आपने फार्मूला भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का यूज करना है, और इसके जरिए आप कोई सा भी जनरल टर्म फाइंड कर सकते हैं, जनरल टर्म फाइंड कर सकते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। तो यहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है, जनरल टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। कोई सा भी जनरल टर्म आप ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में अगर फाइंड करेंगे तो उसका जो फार्मूला है वो है ए ऑफ एन, यानी nth टर्म इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1, ये इसका फार्मूला है। ठीक है जी, वहां पे था ए एन इज इक्वल टू, यानी n टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अरिथमेटिक सीक्वेंस में। यहाँ पे है a ऑफ n, यानी nth टर्म इज इक्वल टू a इंटू r की पावर n माइनस 1, या एक्सपोनेंशियल n माइनस 1 for all integer n is greater than or equal to 1. Let's see the example. Find the 8th term a of 8 of the following geometric sequence. इसका 8वां टर्म क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसमें आपने चूंकि सबसे पहले वही काम करना है कि जो बताया गया है,
हमारे पास जो a है वो हमें मिल गई है 4, फर्स्ट टर्म हमारा a है, ये हमें मिल गया है। कॉमन रेशो हमें निकालनी है, उसके लिए हम सेकंड नंबर को फर्स्ट पे डिवाइड करेंगे। तो 4 और 12 को डिवाइड किया 4 पे तो 3 आया, तो 3 हमारी कॉमन रेशो आ गई। और n की वैल्यू 8 है, क्योंकि 8th टर्म है वो हमने फाइंड करना है। तो n की वैल्यू 8 हो गई, वो भी फार्मूले में आ गई, यानी फार्मूले की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। फाइंड क्या करना है, a ऑफ 8। तो फार्मूला दिया हुआ है ये, और इसके स्टार्ट में देख देंगे a ऑफ 8, और हर जगह पे अपनी अपनी वैल्यू। a की वैल्यू 4 है, वो 4 आ जाएगी। n r की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 8 माइनस 1 है। 4 इंटू 3 की पावर 7, 4 इंटू 2187, ये बनता है 8748, यानी 8 टर्म जो है हमारी, टर्म जो है वो हमारी क्या है, 8748, 8 पोजीशन पे जो वैल्यू आएगी। तो इसके जरिए आप कोई भी, इस फार्मूले के जरिए कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास ये क्वेश्चन कहीं पे भी आ जाए एग्जाम में, तो आप इसमें देखें कि अगर मल्टीप्लिकेशन हुई है तो फिर तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का क्वेश्चन है। फिर आप जहन में ये फार्मूला फौरन ले, ए आर एन की पावर -1, एन ए आर की पावर n -1। अक्सर ये क्वेश्चन आपको आएंगे, आप जब अभी एग्जाम आ रही हैं, ऐसी सीटी के, सीटीआईटी के एग्जाम है, बाकी एग्जाम, इसमें जहां पे मैथ है उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर वहां पे कोई नंबर दरमियान में डिफरेंस ऐड हुआ है, कॉमन डिफरेंस आया है, यानी ऐड एडिशन हुई है, यहाँ पे 4 है फिर 6 है, यानी फिर 2 की एडिशन है, फिर जमा 2 फिर 8 है, तो फिर फौरन जहन में लें और आपसे पूछा जाए कि इसकी 50 टर्म या 50 या 30 टर्म कौन सी होगी, तो आपने वो अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला जहन में लाना है। यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए, अगर मल्टीप्लीकेशन हुई पड़ी है किसी एक कांस्टेंट नंबर की, और आगे आपका नंबर पूछा जा रहा है, तो ये फार्मूला फौरन लगाएं, उससे ये वैल्यू निकालें और उसमें पुट करें, और आपके पास वो वैल्यू निकल आएगी। ठीक है जी। तो ये एक एग्जांपल थी। दूसरा एक सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, जिसमें अब पूछा जा रहा है कि आपको फार्मूला तो वही दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि 6 टर्म इसकी कौन सी होगी। 6 टर्म, तो सबसे पहले आपने ए फाइंड करना है। ए है हमारे पास 1, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, 3 को डिवाइड कर दो 1 पे, ठीक है, तो उसका आ जाएगा 3, क्योंकि ये 3 ही मल्टीप्लाई हुआ पड़ा है। 3 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो ये टर्म बनी 3 की, 3 में फिर 3 मल्टीप्लाई हुआ तो ये टर्म बनी 9। तो इस तरह 9 में 3 फिर मल्टीप्लाई होगा तो 27, 27 में 3 मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके अगला वाला नंबर, फिर उसके अगले वाले नंबर में 3 मल्टीप्लाई होगा, तो हमें डिफरेंस भी मिल गया। उसके बाद आपके पास आ जाएगी ये कि n कौन सा है, n 6 है, तो n भी आ गया, a भी आ गया और r भी आ गया। वो सारे इसमें पुट करेंगे तो आपके पास 6 टर्म फाइंड हो जाएगी, और ये हमारे पास आंसर होगा 243। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है ए है, हमारे पास 1 है, वो ये है हमारे पास ए। इस फार्मूले को याद रखें, इसमें जो जो वेरिएबल है वो आपको दिए गए हैं। 1 दिया गया है, रेशो आपको दी गई है 3, आपने निकाल ली। किसी भी सेकंड नंबर को फर्स्ट पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। अगर इसकी समझ नहीं आती तो इसको कर दें, 9 को डिवाइड कर दें 3 पे, तो 3 3 9, तो 3 से कट गया तो 3 आ जाएगा। एन एन क्या है, 6 है, यानी ए 6 फाइंड करना है, उसको ये फार्मूले में डालें तो ए 6 की वैल्यू 243 बनेगी। तो यहाँ पे इसकी जो 6 टर्म है वो 243 है। तो ये हमारे पास जो आज का लेक्चर था वो ये था। अब सीक्वेंसेस इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, यानी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की एक एग्जांपल है शॉर्ट सी, कि सीक्वेंसेस कहाँ यूज होते हैं। तो एन इम्पोर्टेंट डेटा टाइप इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट सीक्वेंसेस नोन एज वन डायमेंशनल एरे। उसमें ये सीक्वेंस एक फाइनाइट टाइप होती है, स्पेसिफिक टाइप तक होते हैं, आप उसको नाम देते हैं। एरे को आप फिक्स एरे होता है, स्टैटिक होता है क्योंकि उसका अपना नाम होता है और साइज होता है। तो वन डायमेंशनल एरे इसकी एग्जांपल है, अ सिंगल वेरिएबल इन विच सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल में बी स्टोर्ड। एक सिंगल वेरिएबल में, यानी वेरिएबल नेम में उसके बहुत सारे सीक्वेंस में, नेम 1, नेम 0, नेम 1, नेम 2, नेम अप टू k-1 एक सीक्वेंस में स्टोर होता है। ठीक है, जैसे एक स्प्रेडशीट होती है। The name of k student in a class may be represented by an array of k elements। ठीक है, k elements उसमें होंगे, name as।
ठीक है जी, यानी नेम और फिर 0, नेम फिर 1, नेम फिर 2 अप टू सो ऑन। तो एक प्रोग्रामिंग में अगर देखा जाए तो एरे, वन डायमेंशनल एरे इसकी सीक्वेंस की एग्जांपल है। ये आज हमारा एंड ऑफ लेक्चर था, सॉरी चैप्टर नहीं है, ये लेक्चर है। ठीक है जी, एंड ऑफ लेक्चर, टाइपिंग मिस्टेक है। आज का जो लेक्चर है वो हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है। और स्टार्ट में मैंने ये बात बताई आपको कि ये ही हमारा जो है वीक 8 तक का कोर्स है। आप इसको तो बिल्कुल ऐसा करें कि तैयार रखें, क्योंकि यही आपका जो है मिड में इंक्लूड होगा। अब मिड कैसे लिया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, वो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन आपने जहन में ये रखना है कि ये सारा आपका मिड तक का कोर्स है, स्टार्ट से लेकर आज तक के टॉपिक का। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे फिर कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत इजी हैं और मैंने इनको बहुत ही डिटेल में आप लोगों को समझाया है, जितना भी ऑनवर्ड बैक बैक में जितना भी कोर्स था। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको थॉरोली इन लेक्चर्स को स्टडी करें, इनको देखें, ताकि आप लोग को पेपर में कोई इशू ना हो, क्योंकि इन क्वेश्चंस में लिटिल बिट चेंजिंग होगी, सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी, फार्मूले सेम होंगे और थोड़े बहुत इसमें चेंजिंग हो सकती है। उन चेंजेस को आपने प्रैक्टिस करना है। ठीक है जी, तो इन चीज़ों को जहन में रखें, थोड़ी सी वैल्यूज चेंज होंगी और फिर आप उसमें कंफ्यूज नहीं होना, उसी को आपने सॉल्व करना है। यानी फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे सीक्वेंस में अरिथमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को पढ़ा, इसमें ये सीक्वेंस जो दी गई है इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हो सकती है, बाकी फार्मूला वही होगा, फार्मूले वही यूज होंगे। आपको कभी डायरेक्ट भी टर्म दी जा सकती है, फिर आपने उससे अगली टर्म निकालनी होगी। सिर्फ टर्म दी गई होगी, सीक्वेंस नहीं दिया होगा, तो आपने उससे वैल्यू निकालनी होगी। तो इस तरह की थोड़े से आप प्रैक्टिस करेंगे, इनको देखेंगे, सर्च करें, नेट पे भी सर्च करें, बुक में भी देखें, तो आपके पास एग्जांपल्स काफ़ी सारी आ जाएंगी इससे। ठीक है जी, मेथड यही है, फार्मूले यही है, उसमें कोई इशू नहीं। थैंक यू सो मच, खुश रहें, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।